हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज प्लस। आज हम NIOS क्लास +2 के अध्याय 7 पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इसमें मैंने नहीं कराया, वो आगे वाले चैप्टर में है और आपको इसमें स्पेशली सिद्धांत बेस के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कराता हूँ, ठीक है, जो पेपर की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और इससे पेपर की तैयारी भी हो जाती है साथ के साथ। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये तीनों किया कीजिए। और उससे पहले एक बार पैटर्न जानते हैं कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो क्वेश्चन है आपके 8 नंबर के, 5 नंबर के और 2 नंबर के। इधर है 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है 8 नंबर वाले और 8 क्वेश्चन है 5 नंबर के और 10 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 30 होंगे। ये पैटर्न ऐसे ही चला गया, इसमें अभी चेंजेस नहीं हुआ है। CBSE हर 3 साल पे 4 साल पे चेंजेस करता है, लेकिन NIOS नहीं करता। मिनिमम 10 ईयर्स पे या फिर 10 या 15 ईयर्स पे पहले चेंजेस नहीं करता कोई पैटर्न में। तो ये पैटर्न ऐसे ही रहता है। अब अध्याय स्टार्ट करते हैं। हमारा अध्याय 7 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य पहले ही मैंने करा दिए हैं। चैप्टर आपको 5th में भी मिलेंगे कुछ और 6 में भी, वो आप दोनों देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली क्लियर, ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य अधिकार दोनों है क्या, क्योंकि उसमें डीपली भी है। ये दो आपने देख ली वीडियो तो दोनों में क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे है उदारवाद की विशेषता को उजागर कीजिए। उदारवाद की किन्हीं 5 विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये 5 मार्क्स में है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स में है। उदारवाद क्या है, किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये है 8 मार्क्स में। तो आपको स्पेशली ध्यान देना है कि 5 मार्क्स वाले में ज़्यादा नहीं लिखना है, 5 मार्क्स से अकॉर्डिंग लिखनी है और ऊपर वाले दोनों में यही आंसर लिखना है जो मैंने लिखा है। मैंने 8 मार्क्स से अकॉर्डिंग लिखा है। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन का आंसर। उदारवाद स्वतंत्रता के प्रति बद्धता का विचार, सरकार की नीति और प्रक्रिया, समाज में संगठन का एक सिद्धांत और व्यक्ति तथा समुदाय के लिए जीवन का एक ढंग है। इसे हम उदारवाद के नाम से जानते हैं। अगर एग्जैक्टली हम कहें उदारवाद जो विचारधारा वाले लोग होते हैं, जैसे जो व्यक्ति गांधी जी के विचारों पे चलते हैं वो गांधीवाद विचार, गांधी जी के विचार हो गए तो गांधीवाद हो गया वो, ठीक है। कार्ल मार्क्स के विचार हो गया तो मार्क्सवाद हो गया। तो ऐसे ही उदारवाद कहते हैं मॉडर्न लोगों को, कि उन्हें सारी नई चीज़ें पसंद आती है, क्या ये होने चाहिए समाज में, रूढ़िवाद के अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट में स्पष्ट कर दिया आपको कि आखिर एग्जैक्ट है क्या। उदारवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन्हें क्या पसंद है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता का सिद्धांत है कि भाई किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं चाहिए, चाहे सरकार, शासन, सत्ता कोई भी चलाए, ठीक है, हमें पाबंदी में नहीं रहना। यह स्वतंत्रता वाद बन चुका है। इसे उदारवाद को या स्वतंत्रतावाद कह सकते हैं। व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत, कि उदारवाद का प्रारंभ और अंत व्यक्ति के साथ ही होता है। उदारवादियों के लिए व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र है। अब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उदारवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यह निजी संपत्ति की अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। उदारवाद जो लोग होते हैं वो कहते हैं निजी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में है बड़े बड़े बिजनेसमैन टाटा, बिरला, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। जैसे ये है, इसी प्रकार ये उदारवाद ऐसी को कहते हैं कि इन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। सीमित राज्य ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इनका कहना है। राज्य की एक सीमित क्षेत्र होना चाहिए। लोकतंत्र होना चाहिए। उदारवाद का कहना है कि राजतंत्र या फिर साम्यवाद रूप से देश नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र रूप से होना चाहिए। लोक कल्याणवाद, उदारवाद लोक कल्याणवाद के निकटता से जुड़ा हुआ है। उदारवाद का मेन कहना है कि ये किस लिए होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए। राज्य की लोक गतिविधियों के रूप में कल्याणवाद का विचार है कि राज्य लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, ठीक है, कि राज्य किसके लिए काम करता है, जो भी राज्य होगा वो उस लोगों का ही राज्य है, तो काम भी लोगों के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यही उदारवाद का कहना है। 6 पॉइंट में स्पष्ट है
कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। व्यक्ति का सिद्धांत यही होता है कि उदारवाद लोगों से ही स्टार्ट होता है और लोगों पे ही खत्म है। पूंजीवाद को ये बढ़ावा देना चाहते हैं। सीमित राज्य की एक सीमा होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राज्य सर्वशक्तिमान होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी राज्य को बंदी बनाए या फिर उपनिवेश जैसी स्थिति पैदा हो तो राज्य सक्षम हो। लोकतंत्र की वकालत करता है कि लोकतंत्र होना चाहिए, ठीक है, और इसी के अनुसार चलना चाहिए देश। और लास्ट पॉइंट मैंने यही कहा है कि जो आपका राज्य है वो राज्य राज्य किस लिए होता है? लोक कल्याण के लिए। तो यहाँ भी मैंने पॉइंट यही दिया है कि उदारवाद भी यही चाहता है कि लोक कल्याण के लिए कार्य हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद क्या है? इसके प्रमुख सैद्धांतिक अनुमानों की व्याख्या कीजिए। मार्क्सवाद की व्याख्या कीजिए, इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी है, आंसर यही आपने लिखना है। अब कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की विचारधारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। क्यों पॉपुलर हुई? क्योंकि उसकी विचारधारा मजदूरों के लिए थी, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग हुई 17वीं सदी से, ठीक है। वहाँ अब देखते हैं यहाँ क्या रीज़न था और जानते हैं कि हुआ ही क्यों। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान पश्चिमी देशों में कारखाने की स्थापना हुई और उसमें पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में के परिणाम स्वरूप मजदूरों की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी। ये पूरी स्टोरी में आंसर प्रेजेंट किया गया। अब मजदूरों की हालत इसलिए बिगड़ गई थी क्योंकि मजदूरों से 16, 17, 18 घंटे तक काम ली जा रही थी और तनख्वाह 6 घंटे के अकॉर्डिंग, इसलिए हालत खराब होगी। उसके अलावा हर कारखाना जो भी मजदूर से काम लेता है 1 किलो या 2 किलोमीटर के अंदर अंदर उसके लिए रहने के लिए व्यवस्था करता है। तो व्यवस्था भी कैसी थी? गंदी बस्तियों में जीवन और कमजोर स्वास्थ्य, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों का शोषण, वो मैंने पहले ही बता दिया है कि उनसे काम डबल लिए जा रहे थे और उसके अलावा उन्हें पैसे बहुत कम दिए जा रहे थे। 100% काम ले गए थे और पैसे दे गए थे सिर्फ 24, ठीक है, 20 से 25%, इतना ही दे गए थे। अब जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ेगा। तो मार्क्स ने कहा कि अंतर बढ़ा, आर्थिक असमानताएं, ठीक है, ये आने लगी। आर्थिक असमानता का मतलब है अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। और इससे कौन सी भावना उत्पन्न हुई? अलगाव की, कि नहीं हमें तो अलग समझा जाता है। कौन समझने लगा? मजदूर वर्ग। और इसी कारण कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी थी। वो बुक जहाँ जहाँ छपी गई उस कंट्री में कई सारी फैक्ट्री बंद हो चुकी, तो इसलिए कार्ल मार्क्स के बुक को भी बैन किया गया। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से अनुभव किया। इस प्रक्रिया में विज्ञान समाजवाद को ले या कार्ल मार्क्स को ले जाए। अब कार्ल मार्क्स का नाम है पूंजीवाद के दुष्प्रभाव है, तो इसे खत्म करना चाहिए और किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? विज्ञान समाजवाद को ले आए या जो कार्ल मार्क्स का जो है विचार उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब केवल कार्ल मार्क्स ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो मजदूर वर्ग के लिए सोचने वाले थे। रसिया से लेनिन और चीन से माओ, ये भी दोनों विचार थे और ये दोनों विचार मजदूर वर्ग के लिए ही था। अब यहाँ पे बोला गया है कि अलगाव। अब ऊपर हमने पढ़ा था अलगाव। अलगाव का मतलब होता है अकेलापन या उदासीन, ठीक है, संबंध विच्छेद, इसे बोला जाता है। मार्क्स में अलगाव का अर्थ है व्यक्ति अपने आप को अपने क्रियाकलापों और स्वयं से अलग थलग पाता है। इसका मतलब है कि जो मार्क्स का नाम है, जो व्यक्ति इस विचारधारा में रहता है वो अपने आप को नॉर्मल से अलग रूप महसूस करने लगता है कि हम अलग हैं, हम पे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। जैसे अगर कोई भी कंट्री है, अगर वो अपने सारे स्टेट को नहीं देखेगा, जो स्टेट को नहीं देख पाता वो स्टेट क्या होता है ये सोचेगा कि अलग है हमसे, तो अलगाव की भावना ऑटोमेटिक उत्पन्न होगी। इसी प्रकार वहाँ भी मजदूर वर्ग के बीच में अलगाव की भावना उत्पन्न हुई और पहली क्रांति मजदूर वर्ग की थी 1789 में। ये सब रीज़न यही थे कि मजदूरों को तनख्वाह कम थे, शोषण हो गए थे और रहने के लिए जगह नहीं थी, ठीक है, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आज जितनी सुविधा मजदूरों को मिलती है उतना तो था भी नहीं, उसका सिर्फ 2% था, इतना कह सकते हैं। मार्क्सवाद की मूल अवधारणा है दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। अवधारणा ध्यान समझना है कि मार्क्स का कहना है दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अपने आप नहीं होता। अपने चारों ओर देखिए, उसमें कोई ना कोई कारण और प्रभाव दोनों का संबंध होता है, ठीक है। समाज के आधार के रूप में
कारण प्रदान करते हैं, जबकि उत्पादन की ताकत प्रभाव का निर्माण करती है। ठीक है, जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं वो एक प्रभावी रूप से एक अपना पहचान बनाते हैं और उसी से आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होती है, चाहे देश हो, राज्य हो, सबकी। वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास ही होता है। यहाँ पे एक लाइन है, वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास होता है। इसका मतलब यही बोला जा रहा है कि आपका अगर भौतिक विकास होगा तो आर्थिक विकास भी यहीं से होएगा। उत्पादक ताकतों की प्रगतिशील विकास है। अगर किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन सभी को दिए जा रहे हैं और उसके द्वारा व्यापार हो रहा है, तो ऑटोमेटिक देश का विकास संभव है। भौतिक विकास कहो या आर्थिक विकास कहो, एक ही बात है। ठीक है, आर्थिक विकास कह सकते हैं इसे। भौतिक घटक व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में ही मुख्य घटक है। व्यक्तिगत जीवन में भौतिक घटक बोलते हैं कि जो नॉर्मली बेसिक नीड्स होती है, नॉर्मली जरूरत है डेली लाइफ में, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब के अलावा भी कुछ सुविधाएं चाहिए। अगर वो सारे भौतिक जरूरत आपको मिल रहे हैं तो सामाजिक जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, इसी प्रकार हमने जाना कि मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद एक विचारधारा है। ठीक है, जो हमने बताया वो विचारधारा क्यों उत्पन्न हुई, तो ये सारे रीजन थे इतनी बड़ी। और ये कब स्टार्टिंग हुई? 17वीं 18वीं सदी में। 8 मार्क्स से क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, एक बार में समझ नहीं आएगा, 2-3 बार रीड करना पड़ेगा। और यहाँ पे एंड में हमने उसकी मूल अवधारणाएं दी है 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे। तर्क सहित तर्क की सहायता से कथन की पुष्टि कीजिए। कथन यानी जो लाइनें बोली गई है उसको पुष्टि करना है, बताना है डिटेल में। 2 मार्क्स का है तो मिनिमम से मिनिमम आपको इतना बता देना कि मेन आंसर आ जाए उस लाइन में। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे, बिल्कुल सही है। पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध थी। उनकी शिकायत थी कि आत्मध्यावाद के सार को नष्ट कर देगा। ठीक है, कि आध्यात्मिक जो सिस्टम है उसको ही सारा नष्ट कर देगा। वे मनुष्य जो मनुष्य वो सॉलिड होता है, ठीक है, यानी कि ठोस से बना होता है, परंतु आत्मा नाम की चीज है। आत्मा नाम की चीज है। पश्चिम में प्रचलित राज्य के मुकाबले गांधी जी ने राम राज्य की वकालत की है। गांधी जी का कहना है कि जो राम राज है वो ज़्यादा बढ़िया है किससे? पश्चिमी सभ्यता से। क्यों? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में सिर्फ यही है कि कमाओ खाओ, लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं है। समाज, संस्कृति, सभ्यता, ये सब कुछ है और धर्म, इसका महत्व है, इसलिए कहा। उसके अलावा सभी वर्ग समान रखे जाते हैं। चीज़ों में पश्चिम ढंग से केंद्रीकरण के माध्यम से प्रबंध के मुकाबले वह विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। विकेंद्रीकरण होता है तीसरे स्तर की सरकार, यानी कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। तो ये इसके भी समर्थक थे कि नहीं जी, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। भौतिकतावाद, पूंजीवाद के विरुद्ध उन्होंने स्वदेशी और कुटीर उद्योग, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के पक्ष में सख्त विचार दिए। पूंजीवाद होता है उद्योगपति को बढ़ावा देना, तो उसके विरुद्ध थे गांधी जी। और किसके समक्ष थे? स्वदेशी को। ठीक है, अब भारत की राष्ट्रवाद में ये स्वदेशी आंदोलन भी है, उसी में कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया। कुटीर उद्योग होता है छोटे लेवल पर, जहाँ पे ज़्यादा मजदूर नहीं होते, कुछ ही मजदूर मिलकर एक उद्योग का छोटा मोटा निर्माण कर देते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह आपने जाना कि आलोचना किस प्रकार की थी। आलोचना में मेन तर्क दिए जाते हैं कि हाँ जी ये रीज़न है। यहाँ पे सीधा बोल दिया कि ये आध्यात्मवाद को खत्म कर सकता है, इसीलिए। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। उदारवाद की कमजोरियों का विश्लेषण कीजिए। उदारवाद की कुछ खामियां हैं। हमने ऊपर सिर्फ पॉजिटिव पढ़े हैं, यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो डायरेक्टली एक चीज़ मैं बता दूं, उदारवाद पहले ही कन्फ्यूज व्यक्ति होते हैं। ठीक है, या फिर जो व्यक्ति इन उदारवाद विचारधाराओं पे चलते हैं उनकी क्लियरिटी नहीं होती है। क्लियरिटी यहीं पे पता लग जाएगी। कुछ जो तनाव से भरा हुआ दर्शन है। क्यों? क्योंकि सबको स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्रता के साथ क्या चाहिए? विकास और कामयाबी। इसके बारे में उन्हें टेंशन होती है। एक तरफ तो स्वतंत्रता का ये ध्वज फहराते हैं, दूसरी तरफ समानता की बात करते हैं, एक तरफ तो बाजार। अब बाजार कहीं भी आ जाएगा तो समानता खत्म हो जाती है। वो बताता हूँ कैसे। क्यों? बाजार में कितने प्रकार के सामान बिकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली असमानता उत्पन्न कर देते हैं। तो अगर बाजार का निर्माण हो जाए, एक ढांचा तैयार हो जाए और फिर हम कहेंगे स्वतंत्रता की बात, तो वो गलत है। ठीक है, दूसरी तरफ सबके साथ सबको समान
अवसर का वादा करता है। चलो ये तो ठीक है, एक तरफ तो ये संपत्ति ग्रहण करने में, अब जब एक ही व्यक्ति बहुत सारी संपत्ति ग्रहण करके बैठेगा तो जरूरतमंदों को और बेरोजगारों को मिल पाएगा नहीं। ठीक है, लोगों के कल्याण के लाभ में कुछ हिस्सा मांगता है। एक तरफ तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था निर्मित करना, जो अब ये किसको बढ़ावा देते हैं हमने पढ़ा, पूंजीवाद को, लेकिन जो समान की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ यह समतावादी समाज की स्थापना करने का प्रयास करता है। तो जब पूंजीवाद को बढ़ावा दोगे तो समाजवाद है वो नॉर्मली नहीं बढ़ेगा फिर तो। ठीक है, यहाँ से ये पता लगा कि उदारवाद में भी कमजोरियाँ हैं। वो कमजोरियाँ यही थी कि वो खुद ही कन्फ्यूज है कि किस हिसाब से हम, हाँ क्लियरिटी नहीं है उसके में कि ना तो वो एक तरफ पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता है, ना ही इधर संपत्ति जो ग्रहण करते हैं उनके सपोर्ट में है, ये दोनों के सपोर्ट में है। यही है सबसे बड़ी कमजोरी। बाकी 2 बार आंसर लिखिए और 2 बार आंसर लिख कर देखिए, रीड करके देखिए तो आपको याद हो जाएगा। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछले 4 साल में लगातार रिपीटेड हुए हैं। जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं पेपर में। ये पेपर सॉल्विंग के क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली अगर पेपर में बैठना है तो इसकी तैयारी यहीं से आप कर सकते हैं। हर एक वीडियो में मैक्सिमम 4 से 5 ही क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन इस चैप्टर का रह गया जो मैं 8वें में कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।